नमस्कार। आज आर्या टॉक में हम लेके आए हैं भारत की नई शिक्षा नीति, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट MHRD इज नाउ रीनेम एज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग के नाम से रीनेम हो चुका है। रमेश पोखरियाल जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस चीज़ को अभी अंजाम दिया है और यह एक बहुप्रतीक्षित जो अपनी नीति थी, 36 सालों के बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और इसके जो मेन जो नीति निर्धारक थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ये सारी शिक्षा नीति बनी है और काफ़ी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत जो विकसित देशों के पैटर्न पर, शिक्षा नीति के पैटर्न पर अब अग्रसर होने चला है। इसी बात पर आज हम चर्चा करते हुए हमारे पास हैं दो बहुत ही शिक्षाविद प्रोफेसर जो अपने काफ़ी अपने तजुर्बा रखते हैं। तो ये अपने पहले कृष्णकांत हैं, प्रोफेसर कृष्णकांत, जो कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं, और दूसरे डॉक्टर रितेश आर्या हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट है, देश के नामी अपने शिक्षाविद हैं। इन्हीं दोनों से अपने विचार मैं सुनूंगा और आप इसमें चर्चा करेंगे कि क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, किस तरह का इसका असर होगा, प्रॉस एंड कॉन्स इस शिक्षा नीति का क्या होने जा रहा है। तो मैं इनवाइट करूंगा कृष्णकांत, प्रोफेसर कृष्णकांत। स्वागत है सर, प्रोफेसर कृष्णकांत। नमस्कार डॉक्टर सेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस मीटिंग में मुझे बुलाने के लिए और शिक्षा नीति पर विचार देने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रितेश आर्य, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की मीटिंग में। बहुत मुबारक है भारत को, भारतवासियों को, स्पेशली भारत की फ्यूचर जनरेशन्स को, जिनके लिए इस शिक्षा नीति का एक बहुत ही सफल प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। मैं बधाई देना चाहूँगा आज के नेताओं को, आज की जो शिक्षा नीति को बनाने वाले हैं, कस्तूरी रंगन जी को और रमेश पोखरियाल जी को, साथ साथ में श्री मोदी जी को, जिन्होंने की इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए ये प्रयास किया है। मैं जानता हूँ कि बहुत सी फ्यूचर चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जिन पे कि हम सबको काम करने की आवश्यकता है, और ये उस दिशा में एक प्रयास है जिसको कि हम सब ने मिलकर आगे बढ़कर, हाथ पकड़कर और सफल बनाना है। आज यदि हम देखें शिक्षा क्या है और शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यदि हम पास में देखें नीति शतकम में जैसा क्या कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या सुख का साधन है, लेकिन विद्या का असली उद्देश्य, सही उद्देश्य क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनय देती है, विनयाद याति पात्रताम, पात्रता से हमें दुनिया से मेल जोल सीखते हैं, पात्रत्वा धनम आपनोति, और उसी से हम धन अर्जित करते हैं, जिससे कि देश की इकोनॉमी हमारी तभी चलेगी यदि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे काम करेंगे। और ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का, जिसको कि हमें वेलकम करना चाहिए और इसकी सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। पहला स्टेप अगर मैं देखूं, बोर्ड एग्जाम्स विल बी लो स्टेक एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। बहुत देर की आवश्यकता थी हमारी, ये 34, 35, 36 साल बाद यदि इसमें हमने देखा कि आज सरकार के द्वारा एक ऐसा स्टेप लिया गया है जिसमें कि ये चेंज लाई गई है। तो ऑफ कोर्स रोट लर्निंग बेसिक्स बच्चों को याद होने चाहिए, लेकिन टेस्ट एक्चुअल नॉलेज ये बहुत ज़रूरी है। रुचियां बदल रही हैं, दुनिया के चैलेंजेस बदल रहे हैं, नई फील्ड्स आ रही हैं, और यदि उसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो हम अवश्य ही पिछड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि रमेश पोखरियाल जी ने, मोदी जी ने ऐसा एक प्रयास किया है कि नई शिक्षा नीति पर काम किया है, तो बहुत 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 अच्छा एक प्रयास है। मदर टंग टू बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड, ये दूसरा पॉइंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावी लगा, क्योंकि बच्चे अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में जो सीख पाते हैं, जो एक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं सीख पाते। ऑफ कोर्स इंडिया में हम 3 लैंग्वेज सिस्टम, 2 लैंग्वेज सिस्टम स्कूलों में चलाते हैं। 3 लैंग्वेज सिस्टम, एक मदर टंग, एक फॉरेन लैंग्वेज जिसे कि मैं इंग्लिश कहूँगा, और एक उसके साथ
हमारी हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा होने ना होने के कगार में रहती है हमेशा ही, उस पर भी हम प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत, संस्कृति से जुड़ी हुई, उसे भी पढ़ना ना पढ़ना ऐसा ऑप्शनल रहता है। तो इन 4-5 लैंग्वेजेस में स्टूडेंट स्ट्रगल करते रहते हैं। तो उसमें यदि ये ऐसा स्टेप दिया गया, क्योंकि भारत, इंडिया इज अ लैंड ऑफ लैंग्वेजेस, भारत भाषाओं का देश है, विभिन्न भाषाएं, हर भाषा का अपना साहित्य, हर भाषा का अपना एक इतिहास, इसे ध्यान में रखते हुए मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये एक बहुत ही हेल्दी स्टेप है सरकार का, जिसमें कि हम देखेंगे कि मदर टंग से बच्चा शीघ्रता से अपना इतिहास, अपनी संस्कृति को जान पाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो कि हमें सरकार ने दिया है, और अवश्य ही फ्यूचर के टीचर्स इसको वेलकम करेंगे। इसके बाद यदि हम अगली स्लाइड में देखें तो report cards will be a comprehensive report on skills and capabilities and not only marks scored in key subjects. Of course, it is very important that a report card should reflect overall personality of a student and not only the marks. हम जानते हैं कि आज की शिक्षा नीति ऐसी रही कि हम केवल मार्क्स को ही देखते थे, लेकिन फ्यूचर में यदि हम बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट, बच्चे की स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट, बच्चे की अन्य कार्य कुशलताओं में डेवलपमेंट, यदि उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए तो अवश्य ही बच्चे फ्यूचर में अपने रुचि का, जिस चीज में उनकी रुचि है उसमें अवश्य ही अपना भविष्य बना पाएंगे। और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट था, होना भी चाहिए था यदि सरकार के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, और इस प्रयास को करने में हम बहुत सफल रहते हैं तो फ्यूचर हमारे बच्चों का उनकी रुचि में बहुत सफल रहेगा, अवश्य ही इसके दूरगामी परिणाम रहेंगे। मेजर चेंजेस इन द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम विद नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स। ये चीज मैं बहुत देर से इस पर स्ट्रेस कर रहा था कि क्यों नहीं इंजीनियरिंग का बच्चा क्यों सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकता, क्यों एक बच्चा जो कि आर्ट्स कर रहा है यदि उसकी रुचि जोलॉजी जानने में है तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो इसमें जो मेजर चेंजेस जो चाहिए थी, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। ऑफ कोर्स एआईसीटी ने अभी पीछे भी इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स किया था कुछ साल पहले, जो कि एक बहुत सफल प्रयास रहा। उसके बाद अभी पिछले ही साल उन्होंने सोशियोलॉजी जैसा एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में दिया था सोशल साइंसेज के अंदर। अभी इसको यदि हम और विस्तृत रूप से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि और बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को दी जाती है, जैसे कि सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, ह्यूमन वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ और सब्जेक्ट्स भी, कल्चरल स्टडीज भी इंट्रोड्यूस करने की कुछ कोशिश की जा रही थी। यदि ऐसा कुछ सरकार के ध्यान में आया है तो हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे बच्चों को पता चलेगा। जैसे हम पहले देखते थे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज रहता था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है या सोशियोलॉजी क्या है, उनके लिए समझना कुछ एक चैलेंज रहता था और जिंदगी के साथ साथ वो सीखते थे। अब उसे ऐसा सब्जेक्ट पढ़कर हो सकता है कि हम बेहतर डेवलपमेंट कर सकें उनकी। 360 degree holistic progress card of child, that of course is a good step, and of course much needs to be done. अभी हम केवल ड्राफ्ट पे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, किस तरह से टीचर्स उस चैलेंज को लेंगे और टीचर्स के द्वारा स्पेशली इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से हम इनको क्रियान्वित कर पाते हैं, किस तरह से टीचर्स इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं, किस तरह से इसको कार्य प्रणाली को ठीक से ला पाते हैं, ये देखने का विषय है। लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है। देन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इस चीज़ की आवश्यकता डेफिनेटली है, क्योंकि यदि हम देखें कि भारत गुरुओं का देश है, अवश्य है। भारत के शिक्षित बच्चे दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसीज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। किंतु एवरेज स्टूडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज ही डूइंग, वेयर डज ही स्टैंड? तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो कि शायद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स सेट करने से हम शायद मीट कर पाएंगे फ्यूचर में। ये एक अच्छा स्टेप है जिसको कि फिर से मैं वेलकम करूंगा, और बच्चों की ऐसी स्थिति में
हेल्प करना टीचर के लिए आवश्यक भी है, और यदि टीचर को इसके लिए ट्रेन किया जाए तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा है करिकुलम टू इंटेग्रेट 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper. Of course it is important. The future is of science, the future is with mathematics, the future is with 21st century skills. क्योंकि हम देखते हैं कि फ्यूचर में साइंटिस्ट ही नई से नई खोजें कर रहे हैं, नई से नई उपलब्धियां जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो रही हैं। तो यदि सब स्टूडेंट्स अपना थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर बनाएंगे, मैथमेटिकल थिंकिंग करेंगे, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि बाकी स्टडीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स को जानना भी आवश्यक है। करिकुलम में इंटेग्रेट करना, ये चीज़ किस लेवल पे सरकार करती है, 5+3+3+4, 3+3 में करना चाहते हैं या जब वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तब करना चाहते हैं, ये बात अभी थोड़ा सा विचारणीय विषय है, लेकिन फिर भी अच्छा स्टेप है। बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन किस लेवल तक हम इसको साथ जोड़े रखेंगे, इसके लिए थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बहुत अच्छा स्टेप है। आर्ट्स एंड साइंस अलग अलग थे, लेकिन अब अलग अलग नहीं रहेंगे। आर्ट्स वाला बच्चा यदि साइंस में कुछ रुचि रखता है तो अवश्य ही उसमें भी साथ में अपना कुछ कर सकता है। आर्ट्स के साथ साथ सर्टिफिकेशन उसकी भी मिल जाएगी उसको, तो ये एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, तो एक नई चीज़ है भारत के लिए और बहुत ही वेलकम स्टेप है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि अपनी डिग्री बीच में किसी ना किसी कारण छोड़ जाते थे। पहले बच्चे ने डिग्री ज्वाइन की, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ गया, कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती थी, 2 साल के बाद छोड़नी पड़ गई, घर में कुछ ऐसे हालात बन गए कि बच्चा अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो उस कारण से जो पहले ऐसी स्थितियां बनती थी अब ऐसा नहीं होगा। यूजी प्रोग्राम 3 से 4 साल का, ऑफ कोर्स पहले भी 3 साल 4 साल का रहता था, अब भी 3-4 साल का है, अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ने पे सर्टिफिकेशन, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ने पर डिप्लोमा, 4 ईयर का पूरा करने पर डिग्री, बहुत अच्छा विचार है और इसकी शलाघा की जानी चाहिए। डिसकंटिन्यूशन ऑफ एमफिल डिग्री विचारणीय विषय है। रिसर्च के लिए इसका हम प्रयोग करते थे, डॉक्टर रितेश आर्या भी इस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से हम एमफिल का क्या उपलब्धियां रही, एमफिल हटाने से या करने से क्या क्या हमें लाभ होते थे, इसके बारे में डॉक्टर विजय सिन्हा और डॉक्टर रितेश आर्या अपने विचार देंगे। बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं तो अच्छा है कि वो एमफिल करते थे, कुछ सीखते थे पीएचडी करने के लिए। लेकिन इसके बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रितेश आर्या इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि हम देखें कि फ्यूचर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, उसके लिए विद्यार्थियों का भी और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। उन सब का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वे पूरी निष्ठा से, लगन से इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। मैं डॉक्टर आर्या को वेलकम करता हूं ताकि वो अपने इस पर विचार रखें। डॉक्टर आर्या काइंडली टेक इट फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर आर्या, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर विजय सिन्हा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो नई शिक्षा नीति है एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और 34 साल लग गए इस आज के दिन को देखने के लिए। जो देश और दुनिया, जो विकसित देश है, वो पहले से ही इस पर चल रहे हैं। पहले से ही वोकेशनल कोर्सेज, जो रोजगार परक कोर्सेज शुरुआती क्लासों से ही होती है, जो कि हमारे यहाँ अब जाके लागू हुई है। तो पहले हमारे यहाँ एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए होता था, अब एजुकेशन रोजगार के लिए भी होगा। यह एक बहुत ही अच्छा एक कदम है और डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने इस चीज़ का प्लान किया है, जो एक साइंटिस्ट रहे हैं इसरो के। तो निश्चित तौर पर इसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी परिणाम होंगे और सभी सेक्टर के लिए अच्छा होगा, यही मेरा मानना है। तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर रितेश आर्या हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वे भी अपना विचार रखें। डॉक्टर रितेश आर्या काइंडली। धन्यवाद कृष्ण जी। आज का मेरा विषय ज़्यादा एज अ पेरेंट रहेगा। मेरे 3 बच्चे हैं और कैसे
एज अ पेरेंट अभी मेरे को मौका मिला है पिछले 2-3 सालों से उनके साथ जी डॉक्टर साहब, हम समझ सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के साथ प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह के स्टेप्स हमें उठाने चाहिए बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। जी जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए इसके बारे में क्या कहना थैंक यू, चाह रहे हैं आप। थैंक यू सर। तो ये जो मेरे को लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की गई है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कोई शिक्षा को छेड़ना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन हम समझते थे ये एक रॉटन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया था ये, जो आज के संदर्भ में बिल्कुल इसकी कोई वास्तविकता नहीं रह गई थी, और इसको छेड़ना इतना जरूरी था, इसको ओवरऑलिंग करनी इतनी जरूरी थी, और जिस तरह से की गई है ये ओवरऑलिंग ही नहीं, इसको एक नया रूप दे दिया गया है। तो ये एक बहुत ही एक ताकतवर नेतृत्व की बात है, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि अब नॉलेजेबल सोसाइटी के लिए काम होगा, वाइब्रेंट सोसाइटी के लिए काम होगा, और ऐसे हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, इसके लिए सारा कार्य ये एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन जो पॉलिसी बन रही है हमारे को, वो बन रही है। मेरा ध्यान जब ये एजुकेशन पॉलिसी घोषित की गई, तो सबसे पहले मैं एज अ पेरेंट ये देख रहा था कि इसमें स्पोर्ट्स को क्या अहमियत दी जा रही है। तो उधर जब मैं ये स्क्रॉल कर रहा था, तो यहाँ पे ये अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का एक बहुत प्यारा बयान आया, जिसने मेरे को एकदम इसको अप्रूव करने की, इस पॉलिसी को अप्रूव करने के लिए बाकी सारे पॉइंट्स को मैं अभी देखे भी नहीं थे मैंने, और जब मैंने स्पोर्ट्स की पॉलिसी देखी तो मैं समझ गया था ये एक दूरगामी पॉलिसी बन रही है, जो हमारे देश को 21वीं सदी को तो छोड़ो, 22वीं सदी का रेडी कर रही है। और हम इसी सदी में, मेरा ख्याल से 10 या 15 साल के बाद आप देखेंगे कि हमारे ओलंपिक गेम्स में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं इस पॉलिसी के दौरान। अभी हम 1 या 2 या 5 या 10 मेडल्स करके जीत जाते हैं और खुशी मनाते हैं, उनको ऐसा वो समझते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या जीत लिया। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी को अगर हमने इंक्लूसिव, जैसे इनका विजन है, कर दिया, तो हम छाती ठोक के ओलंपिक्स में जाने से पहले ही कह दिया करेंगे कि इस बार हमारे सबसे ज्यादा मेडल आएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, जो भी हो, उसको हमारे को एक टक्कर देनी पड़ेगी। हम 300-400 मेडल्स, हमारे गोल्ड मेडल्स, इस तरह की हम कल्पना करके ये वो स्पोर्ट्स नीति की हम बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, स्पोर्ट्स इज एन एजुकेशन, सो स्पोर्ट्स कैनॉट बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है जो अभी 34 सालों से इसको माना जा रहा था। देयर बाय स्पोर्ट्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ एजुकेशन हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये एक बहुत है। स्पोर्ट्स के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे पहले माना जाता था म्यूजिक और डांस, और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जो बच्चे अपना जी जान करके कोशिश करते थे, लेकिन बाद में उनको उसका एग्जामिनेशन पॉइंट में उनको बड़ा हीन भावना के साथ देखा जाता था, और बड़ा, तो मेरी जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने देखा कि इनका जो रुझान है ये खेलों में ज्यादा है, और इनके हम बहुत जल्द देखते रहे कि कैसे ये मेडल्स खेलों में जीतते रहे। फिर इनका नाम अमोदनी आर्य और अदिति आर्य का, मेरी बेटियों का नाम मैराथन में भी आता रहा, और ये फुटबॉल में भी मेरी बेटी का रुचि आ गई। जैसे ही वो एथलीट में बड़ी अच्छी थी, तो स्कूल की जो टीम्स थी, और तो ये जब भी ऐसा होता था, तो टीम्स में लड़के ज्यादा होते थे, पर ये पीछे नहीं हटती थी। और ये देख रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा ये जो उसको शेयर कर रहे हैं कि आप लड़की होके भी है, लड़कों के, तो ये स्पोर्ट्स नीति का हमारे बनना और स्पोर्ट्स का करिकुलम के अंदर आना, ये एक बहुत ही अहम विषय है। जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में जुड़ा होता है, जो नेशनल कैंप के लिए जाता है, वो कम से कम रोज 2 से 3 घंटे ग्राउंड में रहता है। वो उसकी क्लासेस भी मिस होती हैं, 1-1, 2-2 महीने के कैंप्स लगते हैं, और जब कैंप्स लगते हैं तो क्लासेस मिस हो जाती हैं, और जब वो दोबारा क्लासेस में आना चाहता है तो टीचर्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो भाई तुम कहाँ गए थे, वो ऐसे प्रश्न होते हैं। और ये मैंने अपने बेटियों के साथ ये प्रश्न झेले हैं सारे। तो वो एक वैसे बेचारे स्पोर्ट्स के कारण अपनी वहां पे प्रतिभा दिखा रहे होते हैं ग्राउंड में, और क्लास में उनको
इतनी ज्यादा सपोर्ट टीचर्स के स्कूल के द्वारा भी नहीं मिलती है। और ऐसे ऐसे भी मौके आए थे जहां पे ये मेरी बेटी ने फिर फुटबॉल भी खेला और इसने बॉक्सिंग में भी एक गोल्ड मेडल जीत लिया। और ये प्रधानमंत्री का जब खेलो इंडिया का एक पिछले साल ये प्रोजेक्ट रहा था, तो बहुत ही तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये बच्चों का प्रोत्साहन इतना बढ़ा हुआ है। और ये चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट, और ये पहली बार इनको, ये इसने 4-5 नेशनल्स खेल रखे हैं, लेकिन पहली बार इसको ऐसा लगा कि खेलो इंडिया के दौरान की ऐसी फैसिलिटीज और ऐसा परिवर्तन जो देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो बेसिकली ये इतने खुश थे प्रधानमंत्री जी का और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, इन्होंने इतना दिल से शुक्रिया किया। डॉक्टर साहब, बहुत मुबारक है इन बच्चों को जिन्होंने की पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी ऐसी उपलब्धियां की। ये मेरी बेटी थी, जानकर तो ये और उसकी सारी टीम थी। तो ये देखेंगे तो ये सारे जो प्लेयर्स ऐसे जाते हैं, उनके 9th और 10th में अगर वो, और ये क्रूशियल टाइम होता है उनका पढ़ाई के लिए। हमारा एज अ पेरेंट्स हमारे में भी बहुत प्रेशर होता है कि अब बच्चे खेल में ज्यादा जा रहे हैं तो हम कहाँ पे कोप करेंगे, क्योंकि नंबर भी हमारे को भी नजर आते हैं कि अगर नंबर नहीं आए तो फिर सब जगह प्रॉब्लम आएगी। तो 8 से 9 महीने के लिए पूरा ये मेरे ख्याल 4 नेशनल्स खेले, तो ये बाहर थी और सिर्फ 2-3 महीने के लिए स्कूल में थी। और फिर जब वापस आई तो फिर इसको नंबर भी चाहिए थे, फिर ट्यूशंस लगाओ। और ये सब मेरे ख्याल हर माँ बाप के साथ जो जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और डांस में अच्छा करना चाहते हैं, म्यूजिक में अच्छा करना चाहते हैं, वो सारे के सारे यही सिचुएशन को झेलते हैं कि बच्चे को भी मना नहीं करना। और मैं ऐसा था कि मैं यही चाहता था कि अगर वो बच्चे का खेलने में दिल है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई में नंबर कम भी आ जाए। लेकिन फिर इसका खुद नहीं दिल माना, खूब मेहनत की इसने, और 10th में अभी जो रिजल्ट आया है, ये मेरा फेसबुक पेज था कि 10th पास इसने किया है, और उसमें 4 नेशनल्स हैं इसके फुटबॉल में, और एक बॉक्सिंग में नेशनल्स है, और 86.2 नंबर भी हैं इसके। तो ये देखिए कि अगर, पर जब आप इसको क्लास में गिनेंगे तो सिर्फ 82.6 नंबर गिनेंगे। अब जो मेरे को लगता है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल की जो किशन कांत जी ने बात की है, तो उसमें ये सारे के सारे आपके नंबर्स ऐड होंगे, आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, आप क्या क्या नेशनल्स खेले और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, वो सारा मार्कशीट में आपके काउंट होगा। और वो एक कॉन्फिडेंस देगा स्पोर्ट्स पर्सन को कि स्पोर्ट्स को आगे एज अ करियर परस्यू करें। अब ये करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि ये ऐसे ही करें। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं प्रधानमंत्री जी को, सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री को जिन्होंने ये अप्रूव किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को इंक्लूसिव बना दिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम अंडर दिस न्यू पॉलिसी। और मैं चाहता हूं ऐसे ही डांस को और परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक्स को भी ऐसे ही करा जाए, ड्रामेटिक्स को भी ऐसे ही किया जाए। जो भी किसी भी चीज में एक्सेल करना चाहता है, वो सही मायने में अगर हम अपनी वैदिक पद्धति में भी जाएं, तो वो भी इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था जहां पे इंक्लूसिव होता था। हमारे जैसे अब ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि साइंस और आर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर हम अपने पुराने गुरुकुल की बात करें, अपने गुरुकुल पद्धतियों की बात करें, तो वहां पे क्या होता था, विज्ञान। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं होता था, विज्ञान का मतलब होता था विशेष ज्ञान। वो विशेष ज्ञान आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। आपको अगर झाड़ू मारने का भी ज्ञान है तो ये आप वैज्ञानिक हो। अगर आपको कपड़े धोने का अच्छा विज्ञान विज्ञान है, आपसे बेहतरीन कोई कपड़ा नहीं धो सकता, आपने कोई टेक्नोलॉजी का ऐसा आविष्कार कर दिया है, तो भी आप वैज्ञानिक हो। आप खाना बनाते हो, आपसे अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता, तो भी आपके पास विशेष ज्ञान है, तो आप वैज्ञानिक हो। आपके पास डांस का अच्छा परफॉर्मिंग का ऐसा है कि कोई आपसे बेहतरीन डांस नहीं कर सकता, आप अच्छी एंटरटेनमेंट कर सकते हो, तो भी आप वैज्ञानिक हो। तो वैज्ञानिक की परिभाषा बहुत भिन्न थी। अगर हम आज भी विज्ञान को करें तो विशेष ज्ञान। अगर आपका साइंस में है, फिजिक्स में है, तो भी आप वैज्ञानिक हो। और अगर आप किसी आर्ट्स में हो, चाहे आप पेंटिंग अच्छी करते हो, तो भी आप वैज्ञानिक हो, आपके पास विशेष ज्ञान है। तो हम उस अपनी वैदिक पद्धति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जाने अनजाने में। ये बहुत अच्छा कदम है। हम
अपने बच्चों को, अब मेरे 2 बेटियां थी और 1 बेटा था, वो भी फुटबॉल खेलता है लेकिन नेशनल्स में नहीं आ पाया किसी कारणवश। अब कोशिश कर रहा है वो खेलने के लिए, लेकिन उसको एक 2 ही शौक है, एक तो फुटबॉल का और दूसरा है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स में भी गेम्स खेलता है 24 घंटे, जब उसको और कुछ नहीं करना होता तो गेम्स खेल रहा होता है। अब मुश्किल था शुरू में हमारे लिए डाइजेस्ट करना, क्योंकि अब हम जिस एनवायरनमेंट में 34 सालों से जैसे झेल रहे थे, 86 में हमने 12th पास की थी और वो झेल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, इतना मतलब रॉटन सिस्टम हो गया था ये, कि फिर भी ये चला जा रहा था, घिसटता जा रहा था, लेकिन कोई इसके ऊपर वो मतलब एक एक ग्रेजुएशन करके बंदा अनएम्प्लॉयमेंट होने को तैयार था। पेरेंट्स भी जानते थे ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इसकी ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, पर फिर भी लगे रहते थे और फिर मांगते थे गवर्नमेंट कुछ दे दे। लेकिन अब समय बदल गया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो ऐसा नहीं महसूस करेगी। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए टीचर्स को भी तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए सारे आयाम ओपन है, सारी दुनिया ओपन है, उसके लिए सारे एवेन्यूज ओपन है, वो जब चाहे पैसा कमा सकता है। अब ये देखिए, अब मैं ये चाहता था, जब इसको मैं बेटे को देखता था तो मैं कहता था बड़ी अच्छी है कि हमारी 3 लैंग्वेजेस देश में आ रही हैं, पर उसमें भी किसी में भी नंबरों की कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जब भी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, लैंग्वेज को नंबरों से नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे वो किसी को अच्छा बोलना आ जाए तब भी वो लैंग्वेज मानी जानी चाहिए, किसी को लिखना आ जाए तब भी वो लैंग्वेज मानी जानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ 3 की जगह बच्चे को सिखाएंगे। तो अब मोंटेसरी मेरी वाइफ पढ़ाती है तो वो कहती है कि बचपन में अगर आप जितनी मर्जी लैंग्वेजेस बच्चे को सिखा दो, प्यार से सिखाओगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके सिखाओगे, तो वो 10-10, 11-11 लैंग्वेजेस भी बच्चे सीख सकते हैं। तो 3 बहुत छोटी सी बात, हम कितनी भी बच्चों को लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं 6 साल से पहले। और ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि मोंटेसरी के साथ और जो हमारा ये जो विजनरी एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो हम 3 लैंग्वेजेस बहुत कम है, हम इसको एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जितनी मर्जी लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं। और इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन सी लैंग्वेज हम इसको सिखा रहे हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, अपनी नेशनल लैंग्वेज भी है, अपनी रीजनल लैंग्वेज भी है, तो सबको ओपनली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत बेहतरीन ढंग से देश को आगे ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो सके। तो मेरे साथ ये चैलेंज था कि अब इन 3 लैंग्वेज के बाद मुझे एक और लैंग्वेज सिखानी है, और वो है कंप्यूटर की लैंग्वेज। जब तक बच्चे को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आएगी, 5वीं तक आपने उसको 3 लैंग्वेजेस सिखा दी, लेकिन उसके बाद छठी में क्या करना है आपको? छठी में आपको, बच्चा आजकल वैसे तो पहले से ही इतना वो आपसे बात करना कम पसंद करता है, वो कंप्यूटर से ज्यादा बातें करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से उसको सच्चा ज्ञान मिल जाता है, जो हम शायद कहीं अपनी छल कपट में पूरा ज्ञान नहीं दे पाते हैं, या कुछ कैसे करते हैं, ये करते हैं। तो वो सब कुछ जानता है आज, उसके पास गूगल बाबा है, उसके पास और तरह के साधन है जानने के लिए। तो कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए अगर हम नई पॉलिसी में देखें तो बहुत ही अच्छा दूरगामी सोच के परिणाम परिणाम निकला है। आप देखते हो छठी में कोडिंग शुरू हो गई है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चे छठी के बाद कंप्यूटर से बात करना सीख जाएंगे, और ये परिवर्तन हमारे को, हम आज फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम गूगल बाबा यूज कर रहे हैं, और मेरे को वो समय याद आ रहा है, दिख रहा है मुझे को भविष्य में कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर हम गूगल से बेहतरीन चीज यहाँ पे आविष्कार करेंगे, जो हमारे घर घर में, हमारे विलेजेस में, हमारे हर कोने में वो चीज इतनी आसानी से उपलब्ध होगी और इतनी यूजेबल होगी, वो क्योंकि हमारे 130 करोड़ जनता के लिए बनी हुई। अब ये गूगल बाबा और ये सारा हमारा जितना भी डाटा है सारा अमेरिका के पास जा रहा है। अभी हम चाइना से बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। ये चाइना कभी, चाइना क्यों चाइना बन गया? क्योंकि पहले इसको इंग्लैंड और अमेरिका ने सपोर्ट किया था 1945 में, और आज वही है। तो परिवर्तन होता रहता है। आज डाटा हमारा सारा, हम बोल रहे हैं चाइना के ऐप्स बंद कर दो, लेकिन डाटा तो सारा अमेरिका के पास भी जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि 5 या 10 साल के अंदर मेरे को अपना यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये मेरे बच्चे जो कोडिंग करेंगे, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे, और जो ये नीति जिसमें ये डाल दी गई है, तो मेरा सारा का सारा जितना भी डाटा है वो मेरे यहीं पे मेरे देश में रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे लिए। और हायर एजुकेशन की बात जैसे किशन कांत जी ने भी बोली थी, तो एमफिल की कोई रेलेवेंस रह नहीं गई थी वैसे, और वो था भी नहीं। वो ऐसे बंदे क्योंकि पीएचडी से डरते थे, इसलिए वो कर लेते थे। अब मैंने जब पीएचडी की उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि पीएचडी एक डिग्री है सिर्फ, और वो सिर्फ डिग्री है, नर्सरी क्लास ऑफ रिसर्च। इट इज जस्ट नर्सरी क्लास ऑफ रिसर्च। अगेन आई एम रिपीटिंग, नर्सरी क्लास ऑफ रिसर्च।
किसी ने अगर रिसर्च में जाना है तभी वो पीएचडी करे। किसी ने अपनी जिंदगी रिसर्च में देनी है, उसको इंटरेस्ट है कि मैंने नए नए आविष्कार करने हैं, नई नई सोच पैदा करनी है। वैसे तो वैज्ञानिक को उसकी भी जरूरत नहीं होती, जितने भी आविष्कार हुए हैं वो पीएचडी डिग्री के बगैर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको करना पड़ता है। तो वो जो फॉर्मल एजुकेशन है, तो आपको अगर रिसर्च में है, अगर आपको तो नर्सरी ऑफ क्लास ऑफ रिसर्च है, तो डिग्री लेने के बाद ये मत जाइए कि मेरे को पीएचडी की डिग्री मिल गई है। तो आप समझिए पीएचडी डिग्री के बाद आप सिर्फ नर्सरी में एंटर हुए रिसर्च के लिए। उसके बाद डिग्री मिलने के बाद आप क्या करते हैं, क्या क्या आविष्कार करते हैं, कहां कहां अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, वो असल में आपकी डिग्री गिनी जाएगी। उसके बाद आपकी एक उपलब्धियां गिनी जाएंगी, आपने क्या किया। पीएचडी डिग्री कोई उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ एक आपको ट्रेनिंग देती है रिसर्च के लिए। तो एमफिल खत्म कर दी, ये भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि उसके बाद बच्चे बच्चे बहुत हताश होते थे। फिर हायर रिसर्च, अब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हमारा हो रहा है जी, ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि हम तो जी यहाँ से आईआईटी के बच्चे भी हो जाते हैं, आईएमएम में भी बच्चे हो जाते हैं, एम्स में बच्चे हो जाते हैं, फिर वो जाते कहाँ पे हैं। जैसे ही वो डिग्री खत्म करते हैं, वो सारों के सारे अमेरिका पहुंच जाते हैं। फिर वो कोई गूगल का हेड बन जाता है, कोई वो किसी बैंक का हेड बन जाता है, वहां पे सारे टॉप पोजिशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसकी जो आप नींव रखते हो वो आईआईटीज में रखते हो, वो आईआईएम्स में रखते हो। तो क्या है कि हमारा जो बच्चा है यहाँ पे आईआईटी आईआईएम एम से निकल के सीधा वो वहां पे पहुंचता है, और वहां पे वो एक्सेल कर जाता है, यहाँ पे रहना नहीं चाहता। ये टैक्स पेयर्स का मनी है सारा। क्यों नहीं आपने ऐसा सिस्टम बनाया है, हायर एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं आपने बनाया यहाँ पे अभी तक आज तक? 70 साल 75 साल की बातें करते रहते हैं हमने कि क्यों नहीं बनाया आपने। तो ये मेरा ख्याल से उसमें भी एक सोचने की बात है। तो हमारी जो हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए वो बड़े एग्रेसिव होने चाहिए और रिस्पॉन्सिव होने चाहिए सोसाइटी के प्रति। ये ना हो कि वो सोसाइटी अपनी आज की डेट में क्या हो रहा है, रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे को पता ही कुछ नहीं कर क्या रहे हैं वो बस रिसर्च हो रही है जी हमारी। पब्लिकेशन करनी है तो जी बाहर के जर्नल्स में हो रही है, इंडिया में जैसे कोई जर्नल ही नहीं है। तो इसमें भी सोचने की आवश्यकता है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर के चक्कर में नहीं जाना हमारे को, हमारा वैल्यूबल डाटा है फिर क्यों बाहर देते हैं। जो आपका टैक्स पेयर मनी से प्रोजेक्ट लेते हो आप, और जो सैलरी यहाँ से लेते हो, वो इंडिया में ही पब्लिश होनी चाहिए जर्नल्स। ये एक इसमें जो नई पॉलिसी है उसमें देना चाहिए, हमारे कोई भी पब्लिकेशंस बाहर नहीं छपनी चाहिए। ये पता नहीं कहां से एक उल्टी सी बात आ गई है कि नहीं बाहर ही छापनी है जी सारी, हमने इंडिया में तो कोई जनरल ही नहीं है। तो आपने बनाई कहां पे? हमारे वेद यहाँ पे बने थे, हमारे उपनिषद यहाँ पे बने थे, रामायण महाभारत इतने बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए थे। उसका ये मतलब नहीं है कि हमें यहाँ पे रिसर्च के हम जनरल्स नहीं छाप सकते। क्यों नहीं हम अपने यहाँ पे अपने अपने हीन भावना से ग्रस्त हैं अभी तक, और ये साइंटिफिक रिसर्च का जो एटमोस्फेयर हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया यहाँ पे हमारी रिसर्च देखने आती थी, कैसे हम यहाँ पे सोना बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पे स्टील बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पे आयरन पिलर्स बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पे मंदिर बनाते थे पहले, कैसे हम यूनिवर्सिटीज बनाते थे। सारी दुनिया यहाँ पे देखने आती थी। हम गोल्ड बनाते थे, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था। तो ये चीजें हायर रिसर्च ओरिएंटेड है सारी। गुरुकुल, गुरु के पास जाते थे, वहां पे गुरु भी हमारे गुरु होते थे वहां पे उस टाइम। तो ये रिसर्च की एग्रेसिव और रिस्पॉन्सिव रिसर्च होनी चाहिए हायर एजुकेशन में। अभी जैसे कोविड-19 आया, मैं देख रहा हूँ कि सारी कभी बोल रहा है रशिया निकाल रहा है, कभी बोल रहे हैं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकाल रही है, कोई बोल रहा है फ्रांस निकाल रहा है, कोई अमेरिका निकाल रहा है। अरे कोई यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी जैसे एग्रेसिव और रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं आ रही है हमारे पास? मैं कसौली से पैदा हुआ था, मतलब कसौली में पले बड़े हम। लेकिन आप देखिए कि वहां पे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, कसौली रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो वुहान में है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है, जहां से ये आज ये जो वायरस की निकलने की बात हो रही है, और वहां पे हाई एंडेड रिसर्च हो रही है। और यही कसौली का रिसर्च इंस्टीट्यूट उसी दिशा में बनाया गया था, लेकिन ये आज कुछ नहीं कर पाया। बोलने की भी बात है, वहां पे वो वैक्सीन ही नहीं बना पाएगा, सोच भी नहीं रहा है उसके बारे में बनाने की, वायरोलॉजी और ये जो हमारा कोविड आया है। तो इस तरह से एक्टिव और प्रोएक्टिव ये हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक इसको समापन करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। और उसमें भी फिर हमारे को स्पेसिफिकली इंडिया सोलर बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो सोलर एनर्जी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ विंड एनर्जी होनी चाहिए, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जब सोलर एनर्जी ज्यादा होती है तो विंड एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, और जब विंड एनर्जी ज्यादा होती नहीं है तो सोलर एनर्जी होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन प्लांट्स अगर बन जाए तो हम 24 घंटे 365 दिन अपनी वो निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी की होनी चाहिए, टाइडल एनर्जी की होनी चाहिए, और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो एनर्जी की डिमांड्स हमारी फ्यूचर की सरप्लस होने वाली है। क्योंकि अगर हम
ग्रो करेंगे तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसको हम अपना सेल्फ रिलायंट होके यहीं पे पूरा करें, तो उसके लिए आज नींव रखने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये है, लेकिन रिस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट में नौकरी करने गया हूँ मैं, मुझे ये है कि मैं बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ से और दुनिया से पहले निकाल रहा हूँ। मुझे ऐसे साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की आवश्यकता है और ऐसे बनेंगे भी इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। फिर डिफेंस स्टडीज में हम अभी कितने बिलियन डॉलर, 70-80 से बिलियन डॉलर्स हम यहाँ पे बांटते फिर रहे हैं लोगों को और उनकी इकोनॉमिक्स गर्म कर रहे हैं। अगर यही पैसा हम अपने इधर यूनिवर्सिटीज में लगा दें, इंस्टीट्यूट्स में लगा दें, आर्म्स एंड एमुनिशन में, तो फिर डिफेंस एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जगह हम एक्सपोर्टर बनेंगे। और फिर ताकत हम ये 5 जो हमारे अभी आए हैं, हम इतने खुश हो रहे हैं, उससे बेहतरीन यहाँ पे विमान हम बनाएं। इससे बेहतरीन विमान जिस दिन बना लेंगे उस दिन हम समझिए कि हम ताकतवर हो गए। तो ये यूनिवर्सिटीज बनेंगी, इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, रिसर्च होएगी, तो जल्दी जल्दी ये सारा काम होगा। ये नींव रखी गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत और मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और एंटायर कैबिनेट मिनिस्टर का, जिन्होंने सारा, और जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम परफॉर्म किया, ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया। अब मैं चाहूंगा कि इसको कार्यान्वित जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, उतना इफेक्टिवली करें और जितने लोग हैं ऑब्जेक्ट कम करें, मतलब प्रोटेस्ट कम करें और इसके सॉल्यूशंस ज्यादा दें ताकि इसको एक्सेप्ट जल्दी कर सकें, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी एजुकेशन पे है, हमारे बच्चों का भविष्य हमारी एजुकेशन पे है। और एक यूनिवर्सल एजुकेशन अगर आ जाएगी, और जो ये मेरे दोस्तों से भी जो अमेरिका में, कनाडा में हैं, बात की है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वो भी बहुत खुश हैं कि चलो 34 साल के बाद ये आई है, लेकिन आ तो गई। और अब यहाँ से आप गिनने शुरू कर दो दिन, पेड़, मतलब अगर उस पेड़ की जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, उसका आज आपने इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीज बो दिया है। और आप, अगली सदी हमारी है, हमारे अगले भविष्य हमारा है। इन्हीं के साथ एज अ पेरेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ, तो मैं इस पॉलिसी से बहुत खुश हूँ। जितना मैं निराश पहले हो गया था, तो मैं अपने बच्चों को भी बोलता था, रॉटन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, मत पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, मत मेरे को नंबर ना बताना, ना ही मैं सुनूंगा तुम्हारे नंबर। और मैंने ये बात रखी है अपने बच्ची के साथ भी और अपने आप भी, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना बेहतरीन हो जाएगा। इसी के साथ जय भारत, नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही उत्तम विचार डॉक्टर रितेश आर्या जी, जो कि अपने विचार रखें। और काफ़ी सही बोला इन्होंने कि जो बच्चों के लिए पहले हम एज ए वोकेशनल स्टडी में रखते थे गेम्स को या फिर दूसरे कंप्यूटर्स को, तो वो चीज़ अब मेन कोर्स में, मेन स्ट्रीम में शामिल होगी, उसके मार्क्स होंगे। पेरेंट्स की चिंता होती थी कि साइंस में अच्छे नंबर लाएं, एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाएं, मैथ में अच्छे नंबर लाएं, लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी, म्यूजिक को भी, डांस को भी, इसको मेन कोर्स में, मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया। एक बहुत बड़ा कदम, जिससे कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होप थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा, टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जैसे पीएचडी का उन्होंने बताया कि एमफिल को अभी डिसकंटिन्यू किया गया। एमफिल में क्या होता था कि उसकी जस्ट ना कोई डीप रिसर्च नहीं होती थी, 1 साल या 2 साल का होता था। वो चीज़ पीएचडी में ऑलरेडी थी। अभी एमफिल का पार्ट एमटेक या मास्टर लेवल के कोर्स में ही इम्बेड कर दिया गया, तो प्रोजेक्ट लेवल पर उसी एमफिल को कवर किया गया है। तो ये सही है, जिससे 1 साल बचेगा रिसर्च के लिए, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। और एक भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 34 ईयर्स लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर रितेश आर्या एंड प्रोफेसर कृष्णकांत, जिन्होंने बड़े ही उत्तम विचार दिए। हम इसी तरह से और भी आगे इस तरह के हम चर्चा करते रहेंगे और अपने विचार रखते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल से सभी जुड़े रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।